हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो, उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो मैं कहता हूं कि डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव होना उत्परिवर्तन कहलाता है। हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। तो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव होना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है अपने ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया। एक पादप है ओनियोथेरा लेमार्कियाना। इस पादप के अंदर सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन की खोज की और क्या कहा कि डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव होना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जब मैं बताऊं आपको, हमारे शरीर में कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और यूरेसिन है। ये डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम रहता है। अब इन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव हो जाए, इन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव हो जाए, जैसे टी की जगह जी आ जाए या यहाँ ए टी था और उसकी जगह दूसरा नाइट्रोजन सी जी आ जाए, तो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव होना ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया, याद रखना। और किसमें बताया? ओनियोथेरा लेमार्कियाना एक पादप है, इसके अंदर बताया। ठीक है, चलो अब मैं कहता हूं कि उत्परिवर्तन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो बेटा जी याद रखना, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब और एक है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, देखो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में जब बदलाव होता है तो उसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि गुणसूत्र भी किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव हुआ तो गुणसूत्रों के अंदर भी बदलाव हुआ। अब दो प्रकार से हो सकता है कि एक तो संख्या में हो, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, तो इसे कहते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में जब बदलाव होता है तो भी उत्परिवर्तन होता है। और उत्परिवर्तन होने से देखो, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होने से, जैसे देखो हमारे अंदर गुणसूत्र तो 46 पाए जाते हैं, लेकिन यदि गुणसूत्र गलती से 47 हो जाए, कितने हो जाए? 47 हो जाए, तो एक रोग पहले पढ़ा चुके अपन, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाएगा। यदि 45 हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। यदि 48, 49, 50 तक हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। बहुत सारे रोग बताए अपन ने। वो सारे के सारे रोग किसके कारण होते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होने से जो उत्परिवर्तन होता है उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। और गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होने से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। हमारे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, और इससे व्यक्ति है ना
वो अपने जो लक्षण है वो खो देता है। ठीक है, चलो दूसरा देखें अपन, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन, तो इसमें क्या कि जीन के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के क्रम में यदि कोई बदलाव होता है, जीन में पाए जाने वाले डीएनए के क्रम में बदलाव होता है, तो इसे क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन तो गुणसूत्रों के ऊपर छोटे रहते, ऊपर सवार रहते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए इस जीन उत्परिवर्तन को ना याद रखना बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जीनों में पाए जाने वाले डीएनए के क्रम में बदलाव होना क्या कहलाता है, बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। और बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन के कारण याद रखना बेटा जी, एक रोग होता है। किसके कारण, जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन के कारण एक रोग होता है, और वो इंपॉर्टेंट रोग है, उसको कहते हैं बेटा सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इस रोग के अंदर ना अपनी जो कोशिकाएं हैं, रक्त में पाई जाने वाली जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनका आकार है ना हाशिए के आकार का हो जाता है। इस कारण इसको हाशियाकार रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, हाशियाकार रोग भी इसको कहा जाता है। किसको, सिकल सेल एनीमिया को। होता क्यों है, इसके अंदर देखो हमारे शरीर में जो डीएनए और आरएनए हैं वो मिलकर के एक आनुवांशिक कूट बनाते हैं, जेनेटिक कोड बनाते हैं, और आनुवांशिक कूट के अंदर नाइट्रोजनी क्षारकों का एक तरीक रहता है। 64 तरीक रहते हैं वैसे तो, है ना। उस तरीक में ऐसे होते हैं जैसे ए यू जी, जी यू जी, ये तरीक है, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जी ए जी एक त्रिक है, उस त्रिक का प्रतिस्थापन कर देता है जी यू जी। मतलब इसकी जगह जी ए जी की जगह कौन आ जाता है, जी यू जी त्रिक आ जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक आ जाते हैं ये। इस कारण रोग हो जाता है, और ये रोग क्या है अपना, सिकल सेल एनीमिया। कोशिका हाशिए के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको हाशियाकार रोग भी कहते हैं। इसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तो इसको एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया रोग कहा जाता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में बदलाव होना, किसने बताया, हुगो डी ब्रीज ने बताया। किसमें बताया, ओनियोथेरा लेमार्कियाना पादप ने बताया। दो प्रकार से होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में बदलाव होने से गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, और जीनों के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के क्रम में बदलाव होने से क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन होता है। जीन उत्परिवर्तन के अंदर इंपॉर्टेंट रोग मैंने कौन सा बताया आपको, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, चलो अब एक बात याद रखें अपन कि उत्परिवर्तन हो कैसे जाता है, उत्परिवर्तन से होता क्या है। और उत्परिवर्तन होता तो देखो, उत्परिवर्तन से तो रोग हो जाते हैं, है ना। और रोग भी ऐसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है ना। और भी यदि क्रम में ज्यादा ही बदलाव हो जाए तो फिर तो और भी बड़ी दिक्कत है कि व्यक्ति अपना जो रूप है उसको ही खो देता है, अपने आकार को ही खो देगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो इससे ना एक तो ना इतना संख्या में बदलाव हो जाए कि पता ही नहीं चले एक बच्चा मानव का ही है क्या। तो इसकी एक विशेषता भी है कि उत्परिवर्तन होने से है ना नई जाति का विकास होता है, नई जाति का विकास होता है। ये इसकी विशेषता है, अच्छी बात है कि उत्परिवर्तन यदि नहीं होगा जीवों के अंदर तो नई जाति का विकास नहीं होगा। तो नई जाति के विकास होने के लिए उत्परिवर्तन आवश्यक है। कि पता नहीं मनुष्य बना, बंदर था, है ना, बहुत सारे जीव जंतु आपस में उत्परिवर्तन से ही बने होंगे। ठीक है, तो नई जाति के विकास के लिए उत्परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, अब उत्परिवर्तन क्यों हो जाता है, कैसे होता है, जो कारक उत्परिवर्तन करते हैं उनको कहा जाता है बेटा जी उत्परिवर्तजन कारक।
क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तजन कारक। मतलब उत्परिवर्तन करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तजन कहा जाता है। ये कैसे होता है? तो एक तो देखो मैं बताऊं कि कुछ एक रासायनिक पदार्थ इनसे तो होता ही होता है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट पैरा बैंगनी विकिरण है, पैरा बैंगनी जो विकिरण है, उनसे उत्परिवर्तन होता है। एक्स किरणों से उत्परिवर्तन होता है। और अन्य जो विकिरण है वो यदि सीधे सीधे हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो उनसे उत्परिवर्तन होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है ना? देखो पैराबैंगनिक विकिरणों से, है ना, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनिक हानिकारक विकिरण जितने भी हैं उनसे उत्परिवर्तन रहने का खतरा रहता है। इसीलिए देखो गांवों के अंदर या शहरों के अंदर सारी जगह अपने जब सूर्य ग्रहण रहता है तो गर्भवती महिलाओं को ऐसे बोलते हैं कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि उनके शरीर पर यदि वो हानिकारक विकिरण पड़ेंगे तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को वो नुकसान दे सकते हैं, उसमें उत्परिवर्तन हो सकता है और बच्चे के रोग हो सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि यदि कोई महिला गर्भवती है, यदि कोई महिला गर्भवती है और आजकल रिवाज चल गया कि ऐसे ही गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी कराती रहती है, बार बार सोनोग्राफी, एक्सरे, है ना, ये एक्सरे है, सोनोग्राफी है, एमआरआई है ना, इन सब के अंदर जो हानिकारक विकिरण हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, इनका उपयोग किया जाता है। और ये अधिक करवाने से गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव हो सकता है और यदि गर्भवती महिला करवा रही है तो फिर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे उत्परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है या होती है और उससे बच्चे के रोग हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत सारे रोग उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में ये सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह नहीं करवाने चाहिए। ये बच्चों पढ़ा अपन ने आज उत्परिवर्तन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न इसमें आते हैं और 12वीं क्लास के बच्चों को तो अब की बार मेरे को लगता है कि इसमें से पक्का ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रहे, ढंग से पढ़ना। ओके बेटा।